नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक गरीब बेटी की दर्द भरी कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अचार की बरनी की ओर बढ़ते उसके हाथ तीखा उलाहना सुनते ही रुक गए। तुम ऐसे सब्जी की तरह अचार खाओगी तो राज के लिए तो बचेगा ही नहीं। बेचारा इतनी मेहनत करता है, कितने दिन घर से बाहर रहता है, उसको भी तो मिलना चाहिए। वैसे भी उसी के लिए तो बनाया था मैंने अचार। तुम्हारे लिए एक अचार ही काफी है, जो कमाए वो ही ना खा पाए, दूसरे उड़ाते जाएं। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। सासू माँ की नाराजगी से घूरती आंखें और कर्कश बोल सुन करके सहम करके अपने नाश्ते की प्लेट लिए चुपचाप अपने कमरे में आ गई। 3 महीने की गर्भवती थी। वाह, इन दिनों उससे कुछ भी खाया नहीं जाता था। कुछ खास खुशबुएं उसे खासा परेशान करती। कुछ भी खाते ही जानवी को उल्टियां हो जाती थी। खट्टा खाने की उसकी अति इच्छा होती, पर घर में सिवा अचार के कुछ खट्टा उपलब्ध था ही नहीं। एक अचार ही था जिससे वह दिन भर में 1-2 रोटी या पराठा किसी तरह से खा लेती थी, पर अचार पर सासू माँ का सख्त पहरा था। ऐसे में अक्सर उसका जी रो पड़ता। मम्मी जी एक औरत हो करके भी क्यों नहीं समझती कि इस समय मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन अचार की एक बरनी से अचार निकालने वे आती हैं खुद। मुझे बरनी को हाथ लगाने की भी अनुमति नहीं है। एक छोटी सी फांक से दूसरी फांक लेने पर पाबंदी है। यह भी नहीं सोचती हैं कि इस समय भी मैं ढंग से खा नहीं पाऊंगी तो पेट में पलते बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा। मैं गैर सही, पर मेरी कोख में पलता बच्चा तो उन्हीं का वंश है। उसकी शादी को 5 महीने ही हुए हैं। पति राज का टूरिंग जॉब है, इसके चलते वह आए दिन घर से बाहर रहता है। कभी कभी तो हफ्ता लग जाता है घर वापसी में। राज जब तक घर में रहता है सासू माँ उससे सामान्य व्यवहार करती हैं, लेकिन राज के जाते ही वह अजीब सी बेरुखी दिखाने लगती हैं। बात बात में उसे उलाहने मिलते हैं। वह किलसती रह जाती, पर कुछ कह नहीं पाती। कहती भी कैसे? उसे कुछ भी कहने की अनुमति उसके पति ने दी ही नहीं थी। पहली रात ही उसके श्रवण कुमार पति ने उससे स्पष्ट कहा था, मेरी माँ ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। इस बात का ख्याल रहे कि तुम्हारी ओर से कभी भी उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, वरना तुम हमेशा खुद को अकेली ही पाओगी। मेरी माँ कितनी ही गलत क्यों ना हो, जब भी माँ या बीबी में से किसी एक का साथ देने की बात होगी, मैं अपनी माँ के साथ ही खड़ा होऊंगा। यह बात याद रखना, और कोई ऐसी बात मत करना जिससे कभी भी इस तरह की दुविधा उत्पन्न हो। यह सुन करके ही वह समझ गई थी कि इस घर में सामंजस्य स्थापित करना है तो उसे चुप रहना होगा। वह वैसे भी स्वभाव से एकदम भीरू थी। पैदा होते ही पिता का साया सर से हट गया था, तो दुनिया का असल रूप भी जल्द ही उसने देख लिया था। सुंदर चेहरों के पीछे छिपी कुत्सित सीरत देख करके वह सदैव डरती रही। क्यों, वह उच्च शिक्षित थे, लेकिन भीरुता उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई थी। जब उसकी शादी पक्की हुई तो माँ ने समझाया था, तो पिता विहीन संपन्नता विहीन परिवार की लड़की को लोग मुश्किल से अपनाते हैं। तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हें पढ़ी लिखी इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है। सभी बड़ों का बहुत आदर और अपने से छोटों को स्नेह देना। अब तुम्हें साबित करना है कि पिता के ना होने के बावजूद मैंने तुम्हारी अच्छी परवरिश की है। अपने पिता का नाम सदैव ऊंचा रखने का प्रयास करना बेटी। यही सीख लिए वह ससुराल आई थी। बड़ों को आदर, छोटों का स्नेह लुटा करके सबका प्रेम पाने के स्वप्न सजाए अपने ससुराल में पहला कदम रखा था। लेकिन यहाँ आते ही उसके सभी भ्रम एक एक करके टूटने लगे थे।
हानीमून के लिए जब वह कपड़े पैक कर रही थी तो जेठानी सुनीता कमरे में आकर के उसका सूटकेस देखने लगी। साड़ी, तुम जीन्स टॉप नहीं लाई हो क्या? हानीमून पर साड़ी कौन पहनता है? वह चुप थी। उसे सच में पता नहीं था कि हानीमून पर क्या पहनना चाहिए। कोई बताने वाला भी तो नहीं था। पढ़ते पढ़ते ही तो एकदम से रिश्ता आया और 2 महीने के अंदर शादी हो गई थी उसकी। उसने कभी शादी, हानीमून जैसे विषयों पर सोचा ही नहीं था, ना ही इसकी कोई तैयारी की थी। उसके घर में उसने हमेशा माँ, चाची वगैरह को साड़ी में ही देखा था। हानीमून पर पश्चिमी परिधानों की अनिवार्यता उसे समझ नहीं आ रही थी, पर अब वो भी क्या कर सकती थी। जेठानी ने ठा करके हंस रही थी। बिल्कुल भी बौड़म हो क्या? उसका मन खराब होने लगा, पर वह अपने को तसल्ली देती उससे पहले ही नीचे आंगन से आती आवाज ने जैसे उसे आसमान से धरती पर ला पटका। जेठानी ने त्वरित गति से जाकर के सास को उसके साड़ियां पैक करने की बात कह दी थी और सास की व्यंग्यात्मक तेज आवाज उसके कानों में हथौड़ों बरसा रही थी। तुम भी गजब करती हो सुनीता, जैसे खानदान से वो है वहां उसने हानीमून का नाम भी नहीं सुना होगा। जिनके लिए 2 वक्त का खाना जोड़ना ही बड़ी बात हो, वहां वो क्या जाने कि जीन्स क्या होती है। जिन लड़कियों के बाप नहीं होते हैं वे ऐसी ही होती हैं। गंवार और फिर दोनों की समवेत हंसी से आंगन गूंजने लगा। वह सन्नाटे में थी। उसने सोचा भी नहीं था शादी के दूसरे दिन ही उसे अपने और अपने मायके के लिए ऐसे कटु शब्द सुनने को मिलेंगे। जो भी उसने सुना उस पर वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी। पढ़े लिखे लोगों की सोच इतने निम्न स्तर की भी हो सकती है वह नहीं जानती थी। क्या हुआ? अभी तक सूटकेस पैक नहीं हुआ? राज की आवाज सुन करके वह चैतन्य हुई। जी, वो हकलाते हुए शब्द मुश्किल से गले से बाहर आ रहे थे। शब्दों के साथ रुलाई फूट पड़ी। नई नवेली पत्नी की आंखों में आंसू कोई पति देख नहीं पाता। किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं, नए नए रिश्ते में सच बता करके वह खटास पैदा नहीं करना चाहती थी। वह तो कल ही आई है। माँ और भाभी तो बहुत पहले से राज के जीवन में हैं, तो रोना क्यों आ रहा है? घर की याद आ रही है क्या? राज ने प्यार से पूछा था। ना में सिर हिलाते हुए वो बोली, मेरे पास सिर्फ साड़ियां हैं हानीमून पर पहनने को। राज ने कहा, तब क्या हुआ? मतलब जीन्स वगैरह नहीं है? भाभी कह रही थी जीन्स बेटर रहती है। हानीमून मतलब क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताना। अब तुम चाहे साड़ी पहनो या जीन्स या शर्ट। राज अधूरा छोड़ शरारत से मुस्कुराते हुए वह भी लजा गई। जब पति को ऐतराज नहीं तो फिर वह क्यों किसी के कहे की परवाह करे। लेकिन सास के यह शब्द की बिन बाप की लड़कियां गंवार होती हैं उसके हृदय में कहीं भीतर बैठ गए थे। हानीमून से वह लौटी तो घर का माहौल उसे काफी खींचा खींचा सा लगा। वह सब के लिए कुछ न कुछ लेकर के आई थी। उत्साह से उसने सभी लाई हुई चीजें डाइनिंग टेबल पर रखी, लेकिन वह देख रही थी कि किसी को भी उसके लाए तोहफों में कोई रुचि नहीं थी। उसके लाए तोहफे सब वहीं छोड़ अपने अपने कमरे में चले गए। उसे उन लोगों का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। जेठानी भी उसके लाए सीप से बने 100 पीस टेबल पर रखते हुए बोली, यह क्या उठा लाई हो? 100 रुपए की चीजें पूरे गोवा में यही मिला तुम्हें? वह एकदम से कुछ बोल ही नहीं पाई। कितने प्यार से वह सास और जेठानी के लिए सीप के बने बाल बांधने के क्लेचर, गजरे, मोती के नेक पीस और चूड़ियां लाई थी। साथ ही काजू की उम्दा वैरायटी और फेनी की कुछ बाटल। पापा के लिए और अपने जेठ के लिए कुछ नहीं लाई, इसलिए मम्मी बुरा मान गई। भाभी वहां खरीदने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं। कपड़े वगैरह अच्छे नहीं थे। जहां भी गए सीप, मोती और कौड़ियों के बने यही 100 पीस मिल रहे थे और ये 100 रुपए के नहीं हैं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने राज से कितना आग्रह किया था कि भैया पापा के लिए कुछ अच्छा खरीद लें, किसी अच्छे शोरूम पर ले चलें, लेकिन राज को तो बस उसके साथ समय बिताना था। बहुत कहने पर राज उसे कुछ स्थानीय दुकानों पर
ले गया था, जहां से उसने कुछ टी शर्ट और बरमुंडा वगैरह खरीदे थे, लेकिन वे भी किसी को पसंद नहीं आए थे। राज ने अपने ड्राइवर के कहने पर वे काजू कुछ पैकेट और दोस्तों के लिए फेनी भी ली थी। जेठानी फेनी की सारी बोतलें और काजू के 1-1 किलो के 5 पैकेट उठा करके अपने कमरे में ले गई थी। सारे पैकेट भाभी को क्यों पकड़ा दिए? पैकेट तो तुम्हारे घर यानी मायके ले जाने के लिए थे, मैंने नहीं पकड़ाए, वो खुद ही ले गई हैं। तो मैं क्या कहती? वह असमंजस में थी। अब मायके खाली हाथ जाओगी तो मायके वाले तो वैसे भी मुझसे कोई उपहार नहीं लेते हैं, फिर भी गोवा काजू हर जगह थोड़े मिलता है और दोबारा कभी शायद जाना हो भी या नहीं। राज बोला, छोड़िए ना, आप प्यार से पूछ लेंगे उन्हें, वो लोग उसी से निहाल हो जाएंगे। वह बात को वहीं खत्म कर देने के लिहाज से बोली थी, अच्छा चलो 2-4 भुने काजू भाभी से लेकर के आओ, जरा अपन भी तो चखे। वह काजू लेने जेठानी के कमरे की ओर बढ़ गई तो उनके कमरे से आती सास की आवाज सुन करके फिर एक बार ठिठक गई, ये लड़की तो लुटवा देगी मेरे राज को। देखो तो 5 किलो काजू लाए गए हैं, देने होंगे मायके में, माँ बाप तो कभी देखे ही नहीं होंगे ऐसे काजू। अच्छा हुआ सुनीता सारे पैकेट उठा लाई। यह लड़की उनमें से है जो खुद कुछ भी नहीं करती, लेकिन पति के पैसों पर खुद भी ऐश करना चाहती है और मायके वालों को भी कराती है। मेरा बेटा तो फेरे पड़ते ही अकल गंवा बैठा, ऐसा लुगाई का भक्त बन गया अभी से, जो वो कह देती है ये वही करने लगता है। अंदर जेठ जी जेठानी सभी मौजूद थे, सब सास की हाँ में हाँ मिला रहे थे। वह उल्टे पांव लौट आई, काजू नहीं लाई। उसकी आंखों से बहती धारा देख करके राज चौंका, क्या हुआ? घर की याद आ रही है? वह सुबक पड़ी। अब सच में उसे अपनी माँ की याद आने लगी थी। परसों तो तुम्हारे मायके जाना ही है, 2 दिन बाद होली है और मम्मी कह रही थी कि बहू की पहली होली ससुराल में नहीं होती, इसलिए हम दोनों परसों जाएंगे और दूज वाले दिन ही वापसी की ट्रेन पकड़ेंगे, बस इतने दिन ही रुकेंगे। वह थोड़ी सी मायूस हुई, हमें फिर वापस आकर के मुझे ज्वाइन भी तो करनी है नौकरी। तुम 23 साल मायके में रह ली, अब और कितना रहना है तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना है, पर आप पहली बार अपनी ससुराल जाएंगे, हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, वो सब आपसे मिलना चाहेंगे, हमें आमंत्रित भी करना चाहेंगे। होली वाले दिन तो कहीं जाना हो नहीं पाएगा, फिर दूज वाले दिन वापसी है, ऐसे में सबसे मिलना कहाँ हो पाएगा? मिलने मिलाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, या कोई आखिरी बार थोड़े जा रहे हैं, ज्वाइन भी तो करनी है ना नौकरी हमें, इसलिए इस बार इतना ही समय दे पाएंगे। अगले दिन वह सुबह से किचन में खड़ी थी जेठानी की मदद के लिए। होली के त्योहार पर पकवान बनने थे। सास को 3 महीने पहले संक्रमण हुआ था, जिस वजह से वे काम धाम नहीं कर पाते थे। खाना बनाने वाली अपने समय से आती जाती थी, ऐसे में बहुत सी चीजें बनाने की जिम्मेदारी बहुओं की थी। आज उसे पता चला कि जेठानी जी को सिवा दाल सब्जी और कुछ बनाना नहीं आता है, रोटी भी वे कुशलता से बेल नहीं पाती थी। अभी तक उन्होंने घर को पूरी तरह संभाला भी नहीं था। घर की सार संभाग सासू माँ के निर्देशन में नौकरानियां ही करती थी। ऐसे में इस बार त्योहार पर पकवान बनाने का सारा कार्यभार उस पर आ गया था। वह भी बड़े मनोयोग से जुट गई थी। मठरी बनाई, नमकीन बनाया, गुजिया का आटा लगाया, मावा भून करके भरावन तैयार कर ली। सासू माँ के निर्देशानुसार ड्राई फ्रूट्स डाले गए। अब सब गुजिया भर करके सेकना बाकी था। तब तक खाना बनाने वाली कल्याणी भी आ गई थी। आंगन में ही सब सामग्री रख करके गुजिया भरी जाने लगी। कल्याणी गुजिया बेलते हुए बोली, छोटी भाभी आप गुजिया भर दो, काम जल्दी हो जाएगा। उसने 2-3 गुजिया ही भरी थी कि सासू माँ ने टोक दिया, इतनी पोली पोली क्यों भर रही हो, दबा करके मसाला भरो, तुम्हारे मायके में खाते होंगे पोली गुजिया, यहाँ किस बात की कमी है जो इतनी कंजूसी से मसाला भर रही हो। खाना बनाने वाली के सामने इस तरह से टोके जाने पर वह बुरी तरह से सिटपिटा गई। कल्याणी हंसने लगी, छोटी भाभी ससुराल का माल बचा रही हैं। अरे कल्याणी, छोटी भाभी बेचारी क्या करे, जैसा उसने सीखा है वैसा ही कर रही है। बाप नहीं है ना, तो ऐसे ही गुजर बसर की है इसकी माँ ने। बिन बाप की लड़कियां क्या जाने पकवान कैसे बनते हैं। उसके लिए
अब वहां बैठना असहाय हो गया था। अपनी गीली आंखों को छिपाने की उसने कोई चेष्टा नहीं की। वह वहां से चुपचाप उठ करके ऊपर अपने कमरे में आ गई। जब से यह ब्याह करके आई है ससुराल में, और हर रोज कुछ ना कुछ नया ताना बेवजह ही उसे सुनने को मिल जाता। वह समझ नहीं पा रही थी कि बिन बाप की लड़की होना उसकी गलती कैसे है। वह राज से यह सब कहे कि ना कहे, यही उधेड़ बुन चल रही थी। आखिर उसने तय किया कि अभी कुछ भी राज से कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है ससुराल वाले कुछ दिनों में उसको समझ लें। वह अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगी। अगले दिन वे लोग उसके मायके जाने के लिए जब रवाना होने लगे, तब सास जेवरों का डब्बा लेकर के आई। ये तुम्हारे चढ़ावे के जेवर हैं, यह भी ले जाओ। पहली बार जा रही हो, वहां भी सबको पता चले कि ससुराल वालों ने तुम्हें देने में कोई कमी नहीं रखी है। ये प्यार से देती तो उसे बेहद खुशी होती, पर इसलिए दे रही थी ताकि मायके में उनकी नुमाइश करके वह सबको अपनी संपन्नता का बोध करा सके। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी जेवर लेने की, लेकिन राज के कहने पर मम्मी दे रही हैं तो रख लो। उसने चुपचाप डिब्बा सूटकेस में एहतियात से रख लिया। मायके में वे 3 दिन बेहद आनंद में बिताए। उन्हें सबने रोकने की बहुत कोशिश की। दूज वाले दिन विदा करने पर ऐतराज भी किया, पर राज को ज्वाइन करना था। वह फिर उसे जल्द ले करके आएगा, इस आश्वासन पर ही रिश्तेदार माने। वह मायके से वापस आई तो घर का फिर वही माहौल था। माँ की दी हुई साड़ियां, मिठाई और दस्तूर के रुपए जब उसने पैर छू करके सास और जेठानी के सामने रखे, तो जेठानी ने साफ मुंह पर कह दिया, ऐसी साड़ियां तो हमारी रीना और मीना यानी कि नौकरानियां पहनती हैं। तुम ही रख लो इन्हें और पहन भी लेना। उसको काटो तो खून नहीं। भाभी यह सस्ती नहीं है, 1200 की है। वह अटक अटक करके बोली। उसने पहले ही माँ से कहा रखा था कि सास जेठानी को अच्छी साड़ियां देनी है, और माँ भी अपने सामर्थ्य से ऊपर जा करके चुन करके साड़ियां और ससुर व जेठ जी के लिए सूट के कपड़े लाई थी। भतीजी के लिए भी सुंदर ड्रेस भेजी थी उन्होंने, पर यहाँ उनकी भेजी किसी चीज की कोई कद्र नहीं थी। 1200 की साड़ियां तुमने अभी देखी नहीं है लाडो रानी, ये साड़ी यहाँ 300 रुपए में मिलती है। वह हैरान थी, अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वाकई जेठानी सच कह रही हैं या यह सिर्फ उसका अपमान करने का एक तरीका भर है। वह सारा सामान वहीं छोड़ करके चुपचाप कमरे में आ गई। आज उसका राज से भी बात करने का मन नहीं था। यह तो तय था कि उसे इस घर की बहू बना करके लाया जरूर गया था, लेकिन मन से स्वीकार नहीं किया गया था। पूरे घर में एक राज ही था जो उससे प्यार से बोलता था, ख्याल रखता था। कुछ ही दिनों में उसे यहाँ घुटन होने लगी थी, पर फिर भी वह स्वयं को आश्वस्त रखना चाहती थी। एक दिन बदलाव जरूर होगा, उसे भी इस घर में मान सम्मान अवश्य मिलेगा। राज की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, अतः इस बार वह उसे भी अपने साथ ले आया। दोनों ने मिलकर के किराए के घर में अपनी छोटी सी गृहस्थी जमानी शुरू की। राज उसका पूरा ख्याल रखता। अभी उसे वहां आए मुश्किल से 20 दिन ही बीते थे कि एक सुबह तड़के 5 बजे ही सास ससुर उसके यहां आ पहुंचे। उसने पूरे मन से उनका स्वागत किया, क्योंकि स्वयं वह सास से सीधे बात करते, कुछ पूछते भी डरती थी, अतः हर बात राज से पूछती। आप पूछ लो जरा, नाश्ते पापा जी क्या लेंगे, मम्मी जी क्या लेंगी, खाना कितने बजे तक लेंगे। पापा जी, चूंकि उसे पता था कि उसके सास ससुर घड़ी की सुइयों के हिसाब से अपने सभी काम करते थे, अतः वह भी पूरे मनोयोग से समय से उनके सभी काम करती, फिर भी डरती रहती। उसके ससुर जी कुछ दिन बाद वापस चले गए, लेकिन सास रुक गई। उन्हें अभी सांचे में जो ढालना था बहू को, अपने ससुर जी के जाते ही वे उसे जब खाली देखती तो पकड़ लेती और फिर शुरू हो जाता शिकवा शिकायतों का दौर, जो फिर सासू जी इस वाक्य पर आ करके ही खत्म होता, जिनके घर में आदमी नहीं होता ऐसा ही होता है। बिन बाप की लड़की के साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए। इस वाक्य के बाद जहर
उगला जाता रहता। यदि वह उठ करके वहां से चली ना जाती। इन बातों से वह अब इतनी व्यथित हो चली थी कि अब बर्दाश्त नहीं हो पाता था। वह राज से कहती, बिन बाप की लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी, कम से कम मुझे ताने तो नहीं सुनने पड़ते। मम्मी जी तो ऐसे सुनाती हैं जैसे मैंने जबरन उनके बेटे पर डांका डाला है। रिश्ता आपके यहाँ से ही आया था, आप लोगों को ही शादी की पड़ी थी। मेरी पीएचडी तक कंप्लीट ना होने दी और अब धो धो करके सुनाती हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? कुछ नहीं डियर, मम्मी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हैं बस, और कुछ नहीं। भैया की शादी मम्मी पापा ने बड़े अरमानों से की थी, पर भाभी ने कभी उनका मान नहीं रखा। पहले दिन से वे मनमानी करती आई। घर के किसी काम को वो हाथ नहीं लगाती। तुमने तो देखा ही है। मम्मी नहीं चाहती कि उनकी दूसरी बहू भी बिगड़ जाए। हद है। उनका बदला मुझे सुना करके लेंगी। बिन बाप की बेटी कह करके कंट्रोल में रखेंगी। सुनिए जरा सा स्नेह देंगी ना, मैं जीवन भर उनकी गुलामी करूंगी। पर इस तरह तो मेरी निगाह में उनकी इमेज खराब ही होगी ना। ये बताओ, तुम्हें मुझसे भी शिकायत है? राज ने पूछा। नहीं, उसने सिर हिलाया। तो फिर मेरी माँ के लिए भी कड़वाहट मत रखो, क्योंकि अपनी पत्नी का ख्याल रखना भी तो मैंने अपने माँ बाप से ही सीखा है। वह मुस्कुरा पड़ी। सच, वह इन छोटी छोटी बातों को नाहक ही दिल में जमा करने लगी थी। उसकी सास के दिए संस्कार ही तो हैं जो राज उसका ख्याल रखते हैं। मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। गुनगुनाते हुए वह काम में लग गई थी, पर सासू माँ को उसकी यह गुनगुनाहट जरा भी नहीं भाती थी। भले घर की बहुएं ऐसे गाती नहीं फिरती हैं। क्या सिखाया है माँ ने? बाप होता तो कुछ तमीज सीखती। किचन में उसके कानों तक यह कटाक्ष पहुंचते ही उसकी गुनगुनाहट एकदम बंद हो गई। उसे फिर बुरा लगा। वह उसने सोच लिया था कि अब नकारात्मक को अपने पर हावी नहीं होने देगी। माँ के आने के बाद राज जब टूर पर गया तो उससे कह करके गया, मेरी माँ का वैसे ही ख्याल रखना जैसे तुम अपनी माँ का रखती हो। और उसने भी राज को आश्वस्त किया था कि वो पूरे मन से माँ का ख्याल रखेगी। जिस दिन राज गया उस दिन सासू माँ काफी चुप चुप लगी। वह उनके पास ही बैठ करके उनसे बात करने की कोशिश करती तो वे घूम फिर करके फिर अपने प्री टॉपिक बिन बाप की बेटी पर आ जाते और फिर उसे वहां से उठ करके जाना ही पड़ता। उसी में उसकी भलाई नजर आती। वे उसकी जेठानी की भी खूब बुराई करते और उसे समझाते कि जैसी वो है वैसी तुम मत बन जाना। अगले दिन उसने सास से पूछा, नाश्ते में क्या बनाऊं आपके लिए? कुछ भी बना लो, भिंडी की सब्जी और पराठे बना लूं? सब्जी क्यों बनानी है? किसके लिए? राज तो है नहीं जो पूरा 56 भोग सजाओगी। फिर पराठे बना लो, अचार से खा लेंगे। यह सुन करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वो कुछ बोली नहीं। चुपचाप पराठे बना करके प्लेट लगाई तो सासू माँ फिर चिल्लाई, इतना अचार? सब्जी नहीं, अचार है, ये कम करो थोड़ा। फिर अपने हाथ से उन्होंने अपनी और उसकी प्लेट से अतिरिक्त अचार हटा करके रख दिया। हम लेडीज लोगों को चटोरापन शोभा नहीं देता है। दोपहर में उसने दाल रोटी के साथ सब्जी भी बना ली थी। राज माँ का ख्याल रखने को कह करके गया था तो उस सास को फिर दाल रोटी कैसे खिला देती। लेकिन जब उसने थाली लगाई तो सास की त्योरियां चढ़ गई। सब्जी क्यों बनाई? खाली दाल से तुमसे खाया नहीं जाता है। मम्मी जी, वो तो आपके लिए बनाई है। आपको मैं ऐसा रूखा सूखा खाना कैसे दूं? ये भी नाराज होंगे, इन्हें पता चलेगा तो। वह मिमियाते हुए बोली, अच्छा अच्छा, बड़ा मेरे लिए बनाई है। राज जानता है कैसे मैंने अपनी और तुम्हारे ससुर जी की कमाई से पाई पाई जोड़ करके प्रॉपर्टी बनाई है। ऐसे खाने पर खर्चा करती तो कभी इतनी प्रॉपर्टी में जोड़ नहीं पाती। कमाने वाला ही जानता है रोटी कमाना कितना मुश्किल है। घर में बैठ करके रोटी तोड़ना आसान है। अरे आदमी जब घर पर ना हो तो क्या जरूरत है व्यंजन बनाने की? चुपचाप रोटी नमक से भी खाया जा सकता है। आदमी बाहर मेहनत करे, बाहर
का उल्टा सीधा खाना खा करके पेट भरे और यहाँ औरत पकवान खाएं। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ का पता नहीं। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो आदमी ही नहीं है तो औरत ही आदमी बनी बैठी है। कह करके वे तो आराम से खाने लगी, पर उसके गले में कौर अटक गया था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर लोग अपने दिल में इतनी निगेटिव क्यों भरे रहते हैं। उसे सास की मानसिकता पर तरस आ रहा था। स्वयं स्त्री होकर के भी वे स्त्री को कितना दोयम समझती हैं। उसकी माँ ने तो कभी उसमें और भाई में भेद नहीं किया था। उसकी माँ एक साधारण सी क्लर्क हो करके भी कम से कम संसाधनों में भी बढ़िया रसोई तैयार करती थी। वे यही कहती, इस रोटी के लिए तो सारे दिन मेहनत करते हैं, वो तो अच्छे से ही खानी चाहिए। भले ही कहीं और कटौती कर लो, पर खाने और पोषण में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। इधर वह सास को देख रही थी। वह बात में ढेरों आडंबर ताम झाम पर पति के बाहर जाने पर साधारण से खाने पर भी उनकी रोक टोक उसे बेहद नागवार गुजरती, पर फिर भी वह चुप थी। वह अभी नई थी, सबको समझने की कोशिश ही कर रही थी। इतनी जल्दी किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेना उसे उचित नहीं लगता था। जब तक राज वापस नहीं आ गया, उसके घर दाल चावल सलाद पापड़ चटनी जैसी चीजें भी मुश्किल से ही बनी। शादी के 2.5 महीने बीत चुके थे। आजकल उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऊर्जा की कमी महसूस होती, मूड स्विंग होते, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। राज उसे डॉक्टर के पास ले गया और तब उसे यह खुशखबरी मिली कि वह मां बनने वाली है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। घर आकर के यह खुशखबरी जब अपनी मां को दी तो उनका मुंह लटक गया। वह स्पष्ट दिख रहा था। सासू मां ने राज को डपट दिया। इतनी जल्दी? इतनी भी क्या जल्दी थी? 2-4 साल रुक नहीं सकते थे? जरा संयम नहीं है? आजकल की लड़कियों को वो यूं बड़बड़ाई जैसे प्रेग्नेंट हो करके उसने कोई गुनाह किया हो। मेरी मान तो हटवा दे इसे, 2 साल बाद कर लेना। अभी से फंस जाएगा चक्कर में। बच्चा होने के बाद कोई लाइफ रह जाती है क्या? तेरा भैया ही मेरी शादी के 4 साल बाद हुआ था। तुम लोगों से जरा रुका नहीं गया। वह राज को देख रही थी। राज चुप था। हमेशा की तरह वो माँ के सामने चूं भी नहीं करता, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के सासू मां की तल्ख टिप्पणी उसे अच्छी नहीं लगी। रात में उसने राज से सपाट शब्दों में कह दिया, मम्मी जी की बातों में आकर के अबॉर्शन कराने की सोचना भी मत। बच्चा मेरा, कोख मेरी, मुझे जन्म देना है, पालना मुझे है। मेरा निर्णय महत्वपूर्ण है कि मैं इसे रखूं या ना रखूं। मेरा भी कोई रोल है इसमें कि नहीं? राज ने माहौल को गंभीर होने से बचाने के लिए बात घुमा दी। जो तुम चाहती हो वही होगा। मेरा भी तो बच्चा है ना, हम कर लेंगे मैनेज। अब खुश? वह राज के सीने से लग गई थी। कितना सुकून है पति की बाहों में। वह निश्चिंत हो सो गई थी। प्रेगनेंसी जब से कन्फर्म हुई थी तब से सासू मां नरम होने के बजाय उसके प्रति और कठोर हो गई थी। उसे खट्टा खाने की तीव्र इच्छा होती। राज होता तो वह राज से मंगवा लेती, पर राज का टूरिंग जॉब होने की वजह से वह आए दिन घर से दूर रहता और घर की सभी चीजों पर सासू मां का पहरा हो जाता। वो हर पल उस पर तीक्ष्ण दृष्टि रखती कि वह क्या और कितना खा पी रही है। पल पल उसे टोकती। अपना कमरा छोड़ वे उसके बेडरूम में ही बैठी रहती। रात को उसके पास ही सोती। राज कहता ऐसा वे उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कर रही हैं, पर उनका प्रतिपल टोकना और फिर बात को उसके मायके से जोड़ देना उनके लिए आसान होता जा रहा था। वह सुबह नाश्ता बनाए या दोपहर का खाना, उसके अचार निकालने पर पाबंदी थी। अचार तुम मत निकाला करो, मुझसे कहा करो अचार के लिए। और वे एक बिल्कुल छोटी सी फांक उसे निकाल करके देते। यह देख करके वह भीतर तक कलप जाती। वह इन दिनों खुश रहना चाहती थी, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन उसका मूड पूरे समय सासू मां के व्यंग बाणों से आहत रहता। वे एक भी दिन उसके दिल को छलनी
किए बिना नहीं रहते, उसे जरा सी भी महक से उल्टियां हो जाते और हालत खराब होने लगते। तब राज यदि थोड़ी भी उसकी मदद करना चाहता तो सासू माँ कुपित हो करके उसे जोरू का गुलाम की उपाधि दे करके लांछित करते, अपनी कथा सुनाने लगते। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, आजकल की लड़कियों की नौटंकी ही खत्म नहीं होती है, गुलाम बना रखा है आदमियों को। और एक मैं थी, जरा भी कुछ गलती से उल्टा मुंह से निकले तो तुम्हारे ससुर जी को तुरंत बुखार आ जाता था। मैंने कभी मुंह खोलने की बदतमीजी नहीं की, माँ बाप ने संस्कार दिए थे, तुम्हारी तरह उजड्ड नहीं थे। यहाँ इन्होंने आदमी को नौकर बना रखा है। यह सुन करके वह राज से कोई भी मदद लेने से मना करने लगी। जितना उसका जी चलता वह करती, नहीं कर पाती तो तैयार करती खुद को जली कटी सुनने के लिए। पर सासू माँ के दावों की हवा भी जल्द ही निकलने लगती। जब वह फिर अपनी सासू माँ के साथ ससुराल पहुंची, उस दिन सुबह सुबह ससुर जी हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे, साथ ही राज से चर्चा करते जा रहे थे। वह किचन से सबके लिए चाय बना करके लाई तो जेठ जेठानी और सासू माँ को चाय उनके कमरे में देने के बाद बाकी सबकी चाय वहीं डाइनिंग टेबल पर ही सबको सर्व करके खुद भी वहीं बैठ गई। तभी सासू माँ और जेठ जेठानी भी अपनी अपनी चाय लेकर के वहीं आकर के बैठ गई। सासू माँ ने अखबार लिया और नौकरी के विज्ञापन देख करके ससुर जी को बताने लगी। जब ससुर जी ने उनकी बातें अनसुनी कर दी तो वे खींच करके चिल्लाते हुए बोली, फालतू घर में बैठने से अच्छा है कोई जॉब देख लो। इस उम्र में अब हाथ पैर नहीं चलते हैं, मैंने जिंदगी बिता दी नौकरी करते करते, अब इस पड़ाव पर आ करके भी चैन से बैठने मत दीजिएगा, मुझे नहीं करनी जॉब। ससुर जी भी तल्ख हो उठे थे। हाँ, आराम की खाने को मिल रही है ना, तो हाथ पैर क्यों चलेंगे। उसे लगा जैसे कानों में बम फूटा हो, शायद उसने गलत सुना। सासू माँ ऐसा कैसे कह सकती हैं ससुर जी को। पर ससुर जी चाय छोड़ तुरंत वहां से उठ करके बाहर चले गए थे। वह हैरान थी, बेहद हैरान। कुछ कह देने भर से ससुर जी को बुखार आने की बात कहने वाली सासू माँ ने दोनों बहुओं और बेटों के सामने कितनी बड़ी बात बोल दी थी। और अब भी उनके मुख पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि हमेशा की तरह वे अपनी कहानी सुनाए जा रही थी कि कैसे ससुर जी की शानदार नौकरी होने के बावजूद और उनके तमाम विरोधों के बावजूद भी सासू माँ ने अपनी पहचान बनाने के लिए सरकारी नौकरी हासिल की, कैसे पैसे कमाए और इतनी प्रॉपर्टी बनाई। सब चुपचाप सुन रहे थे, पर उसे ससुर जी का यह अपमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अकेले में राज से कहा भी, ऐसे कैसे बोल दिया मम्मी जी ने पापा जी को। बेचारे पापा जी मम्मी थोड़ी रूड हैं यार। 7 साल पहले पापा की फैक्ट्री अचानक बंद होने के बाद मम्मी ने ही घर चलाया है। उनकी सरकारी नौकरी ना होती तो हमारा भी अन्य फैक्ट्री वर्कर्स की तरह बुरा हाल होता। बहुत मेहनत की है मम्मी ने, इसलिए थोड़ी कड़वाहट है लहजे में, पर कड़वाहट हम पर निकाल ले। पापा जी को ऐसे क्यों कहना, वो भी सबके सामने। पापा जी को कितना बुरा लगा होगा। तभी वे बिना चाय पिए बाहर चले गए। तुम अभी नई हो इसलिए तुम्हें सब अजीब लग रहा है, वो बस थोड़ी रूड हैं। उनका मोटिव गलत नहीं है, दिल की साफ हैं मेरी माँ। उसका मन भारी था। आज की घटना का अर्थ था कि वह अकेली नहीं थी, सासू माँ के पैसों के तराजू पर तुलने वाली कोई और भी था जो ना जाने कब से यह यातना झेल रहा था। ससुर जी के प्रति उसका हृदय द्रवित हो आया। अपने पिता की तो उसे सूरत भी याद नहीं। ससुर जी को देख करके लगता था कि ईश्वर ने पिता की कमी यहाँ पूरी कर दी है। यद्यपि वे किसी से भी बहुत ही कम बोलते, पर राज के अलावा ससुर जी ही थे जिन्होंने आज तक उस पर कोई अवांछित टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि उससे पहली बार मिलने पर यही कहा था कि अपनी माँ से कहना कि उन्होंने हमारी उम्मीद से कहीं अच्छी शादी की है, कोई कसर बाकी नहीं रखी। यह सुन करके तो सहज श्रद्धा उमड़ आई थी ससुर जी के प्रति, अपने भाग्य सराह उठी थी। वो जब उसे राज से यह पता चला था कि उसे अपनी बहू बनाने के लिए ससुर जी ने सासू माँ के लाख विरोध के बावजूद एक से एक संपन्न परिवार की लड़कियों को दरकिनार करके उसे अपने घर की बहू चुना था। एक बहू आप अपनी
पसंद से ले आई हैं, अब एक बहू मेरी पसंद से आने दीजिए। भले दहेज में रुपए ढेरों सामान नहीं लाएगी, लेकिन संस्कार जरूर लाएगी, यह मेरा पक्का यकीन है। सदैव चुप रहने वाले ससुर जी ने उस वक्त सासू माँ की एक नहीं चलने दी थी, पर यह शायद उनका पहला और एकमात्र विरोध था। सासू माँ के एकाधिकार के खिलाफ इस एक बात के अतिरिक्त उन्होंने कभी सासू माँ का विरोध नहीं किया, या शायद नहीं कर पाए। उनकी मजबूरी यह सब समझ पा रही थी। वे अब कमाऊ नहीं थे ना, इसलिए उनकी हैसियत भी ज्यादा नहीं रह गई थी। सासू माँ स्वयं रिटायर हो चुकी थी। तुरंत वे चाहती थी कि ससुर जी नौकरी करें, क्योंकि उनके अनुसार 7 सालों से वे खाली बैठे हैं और मुफ्त का खा रहे हैं। ऐसा सोचना कितने शर्म की बात थी, पर पता नहीं बाकी सदस्यों को यह बात गलत लगती भी थी या नहीं। किसी ने भी सासू माँ की इस गलती की ओर इशारा करने की भी आवश्यकता महसूस नहीं की। इस घर में किसी बात की कमी नहीं थी, ईश्वर का दिया सब कुछ था। अच्छी खासी संपन्नता थी, फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक गरीबी रह गई थी, जिसका इलाज संभव नहीं था। वह सोच रही थी, क्या पैसा रिश्तों पर भारी होता है? क्या अधिकार पैसों के बल पर ही मिलता है? क्या पैसा ही तमाम सुखों को दे पाने में सक्षम है? क्या प्रेम, सहयोग, समर्पण की कोई कीमत नहीं है? वह विचलित हो उठी थी। आज पहली बार वह ससुराल में खाना खाते वक्त सहज नहीं थी। उसे बेहद परायापन महसूस हो रहा था। एक एक कौर निगलना भारी पड़ रहा था उसके लिए। अब तो वह बराबर नोटिस कर रही थी कि घर में सासू माँ की ही तूती बोलती है। उनकी समकक्ष ही जेठानी भी अपनी सत्ता जमाने के लिए डटी रहती हैं। दोनों में आए दिन मुंह जबानी सत्ता संघर्ष होता रहता था, जिसमें किसी दिन सासू माँ भारी पड़ती तो किसी दिन जेठानी। पुरुष वर्ग खामोश निरीह मालूम होता था। यहाँ वर्ग सासू माँ के नौकरी करने को स्वयं पर आसान मान करके उसके बोझ से अत्यंत दबा हुआ दयनीय स्थिति में था। यानी यहाँ स्त्री शक्ति बुरी तरह हावी थी। फिर भला दोनों पक्षों के मध्य संतुलन स्थापित भी कैसे? यूं तो सासू माँ और जेठानी जी में आए दिन टकराव होता। कभी यहाँ से मिसाइल छूटती, कभी उधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता। दोनों ओर से एक दूसरे पर दनादन विस्फोट किए जाते, लेकिन उसके घर आते ही दोनों आश्चर्यजनक रूप से यूनाइटेड नेशंस की तरह एक हो जाती और दोनों की तोपों का एकमात्र टारगेट वह बन जाती। कहते हैं ना कि जो दबता है दबाया भी उसी को जाता है, और उसके दबते जाने की तो सीमाएं पार हो चुकी थी, पर दूसरी ओर से दबाते जाने की प्रक्रिया अभी और जोर से पकड़ने लगी थी। जब वह डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती तो जेठानी उसे इस बात के लिए उकसाती कि वह बच्चे का लिंग पता करे, लड़का या लड़की। घर में भतीजी के रूप में एक कन्या पहले से है, इस बार घर में लड़का आना चाहिए। इन बातों से वह डर जाती। न जाने कितनी घटनाएं और कहानियां उसने पढ़ी थी, जहां लड़की पैदा होने पर ससुराल वाले बहू को जीना हराम कर देते हैं। वह बस स्वस्थ शिशु की कामना करते। लंबे इंतजार के बाद वह दिन भी आ गया जब वह हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई। जटिल ऑपरेशन प्रक्रिया के बाद उसने बेटी को जन्म दिया। एकदम गुलाबी नर्म रुई के गोले जैसी बच्ची को देख वह अपने सारे कष्ट भूल गई थी। राज को उसकी डिलीवरी के दूसरे दिन ही टूर पर जाना पड़ा। उस दिन वो घर आ गई थी। टांकों में बहुत दर्द होता, बच्चे को संभालने की ताकत भी नहीं थी, पर घर में मायूसी थी। सबको लड़का होने की आस बंधी थी और आ गई थी लड़की। सासू माँ ने जापे के लड्डू और हरीरा बनाने से भी यह कहकर के मना कर दिया कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, ऐसे में घी नहीं खाना चाहिए। उसे सुबह 1 गिलास दूध और 1 अंडा मिलता और दोपहर में सिर्फ 1 रोटी और बिना नमक की, बिना छौंकी दाल। रात में 1 कटोरी दूध दलिया। उसे भयंकर भूख लगती, लेकिन किससे कहे, कैसे कहे? अभी ज्यादा नहीं खाना है, टांकों में दिक्कत होगी। वह मन मसोस करके रह जाते। बच्चे के लिए दूध भी नहीं हो पा रहा था, लिहाजा गाय का दूध लगवाना पड़ा। सासू माँ आते जाते उसे खर्च गिना जाती। उसके ऑपरेशन के बाद से जेठानी पर काम का भार बढ़ गया था, जिससे उनकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अब अजवाइन का पानी बनाना, कुछ देर बच्चे को देखना जैसे काम और आ पड़े थे। सूतक की वजह से उसका रसोई में
प्रवेश वर्जित था, उसे कमरे में ही रहने को कहा गया था, लिहाजा वह चाह करके भी कोई मदद नहीं कर सकते थे। वैसे भी वह पोस्ट डिलीवरी सिंड्रोम से ग्रस्त हो गई थी। अल्पकालिक बीमारी से महिला काफी तनावग्रस्त और दुखी रहती है और बच्चे की फिक्र ज्यादा करती है, पर घर वालों को तो उसकी उदासी या परेशानी से सरोकार था ही नहीं। उन्हें यह सब राज को घर बुलाने के लिए उसकी नौटंकी लगती। उसके प्रसव बाद की कोई तैयारी सासू माँ ने नहीं की थी। क्यों नहीं की पता नहीं। ऐसे में उसे बहुत दिक्कत होती। नए कपड़े यह कह करके खरीदने से मना कर दिया गया था कि शिशु को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, पर पुराने कपड़े ही नहीं थे। जेठानी ने अपनी बेटी के सारे कपड़े अपनी भाभी को दे दिए थे। उसने बड़े मन से एक स्वेटर और टोपा मोजा बुना था। एक सेट सासू माँ ने बुन दिया था, इसके अतिरिक्त कुछ था नहीं। अब इतनी सर्दी में वह बच्चे को क्या पहनाए, कैसे रखे। घर आए उसे 6 दिन ही हुए थे कि उसकी माँ उससे मिलने आ गई, अपने साथ नेक दस्तूर का ढेरों सामान और उपहार ले करके। उसे बहुत खुशी हुई कि माँ अपनी नातिन के लिए ढेरों नैपकिन, कपड़े, गर्म सूट सब लाई थे। अब बच्चे के कपड़ों को ले करके उसकी चिंता दूर हो गई थी, लेकिन उसकी खुशी पर तब पानी फिर गया जब सासू माँ ने अत्यंत रुखाई से उसकी माँ का स्वागत करने के बजाय यह कह दिया कि ऐसे कौन बेटी के घर मुंह उठा करके चला आता है, कुछ तो सोचना चाहिए। जाने से पहले उसकी माँ उसके कमरे में बैठी उसको सफाई दे रही थी। तुम्हारी डिलीवरी भी हो गई, मुझे बताया ही नहीं किसी ने। परसों जब मैंने फोन किया तुम्हारी सास का हाल चाल लेने के लिए, तब पता चला कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। बेटा बताओ, मैं भी माँ हूँ, मेरी बच्ची ऑपरेशन से गुजर के आ गई। क्या मेरा दिल नहीं करेगा उसको देखने का, उसके बच्चे को देखने का। शादी की है, बेच तो नहीं दिया जो सारे हक खत्म हो गए तुम्हारी माँ के। मैं बस मिलने आई थी, आज शाम की ट्रेन से ही वापस चली जाऊंगी। वह क्या कहती, उसका दिल चाह रहा था कि माँ रुक जाए, पर कैसे रोकती। माँ चली गई, पर उसकी सास को उनका यूं आना बिल्कुल नहीं भाया। उसे यह लगातार महसूस होने लगा था कि घर वाले उसे लेकर के कुछ बातें बनाने लगे हैं। वे लोग उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, कुछ पूछती तो बेहद तल्ख चुभता हुआ जवाब मिलता। वे सर्दियों के दिन थे, भतीजी को बहुत तेज खांसी, सर्दी के साथ फ्लू का संक्रमण हुआ था। वह अक्सर उसके कमरे में आकर के बच्चे से खेलती। चूंकि बच्ची ऑपरेशन से हुई थी, इसलिए उसे इस बात की बहुत फिक्र रहती थी कि इसे कोई और संक्रमण ना पकड़ ले। भतीजी ने बच्चे को खिलाते हुए उसके मुंह पर ही छींक दिया था। वह बुरी तरह घबरा गई और बच्चे को झट अपनी गोद में ले लिया था। वह देखते ही सासू माँ ने चिढ़ करके कहा, यह क्या हरकत है, उसकी गोद से बच्ची क्यों ले ली। मम्मी जी, उसको तेज सर्दी है, कहीं इसे भी इन्फेक्शन लग गया तो। बहुत हिम्मत करके जवाब दिया था उसने। इतना सुनते ही सासू माँ ने भतीजी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। उसे लगा शायद वे छोटे बच्चे की परवाह के चलते भतीजी को बाहर खींचते हुए ले गई हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही उसकी सोच गलत साबित हो गई। रसोई से सासू माँ और जेठानी की तेज आवाज अब उसके कानों तक पहुंच रही थी। उनमें बार बार उसके नाम का जिक्र हो रहा था। उसका दिल बैठने लगा था, भगवान कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ऐसे समय में राज की अनुपस्थिति उसे बहुत खल रही थी। जब से वह डिस्चार्ज होकर के घर आई थी, राज टूर पर है। धम धम के कदमों की तेज आवाज के साथ ही भड़ाक से दरवाजे का पल्ला ढकेलती जेठानी कमरे में आंधी तूफान की तरह दाखिल हुई। तू है क्या, तेरी औकात क्या है, मेरी बच्ची को गोद से बच्चा लेकर के कमरे से बाहर करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कैसे चीर दूंगी तुझे, समझी क्या है। अगर मेरी बच्ची की ओर टेढ़ी नजर से देखा भी तो। वह हतप्रभ उनको जहर उगलते देख रही थी। इतनी सी बात को जेठानी जी का यह रूप देखेगी उसने सोचा भी नहीं था। भाभी, मैंने उसे बाहर नहीं किया है, मम्मी जी लेकर के गई हैं, आपको गलत फहमी हुई है। आप मम्मी जी से पूछिए। वह बुरी तरह से डर गई थी। क्या मम्मी से पूछिए, क्या पूछवाएगी तू। अब सासू माँ जो बाहर ही खड़ी थी, वे भी अंदर घुसी। उन्होंने उस हफ्ते भर की प्रसूता को घेर लिया। सासू माँ का
यह रूप देख करके उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान राज को भेज दो। सासू माँ ने जेठानी को मिर्च मसाला लगा करके भर दिया था और वह गुस्से से उससे लड़ने चली आई। तेरी आंखें नोच लूंगी, मैं जीभ काट दूंगी अगर दोबारा मेरी बेटी को कुछ भी बोला तो। औकात 2 पैसे की नहीं है और मेरी बेटी क्यों आंखें दिखाती है। जेठानी चीख रही थी, भाभी मैंने किया क्या है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जेठानी इतना क्यों भड़क रही हैं। तू जलती है मेरी बेटी से, कब से देख रही हूं तू अपनी खुन्नस निकालती रहती है। मुझे पसंद नहीं है कि कोई तेरे कमरे में आए। आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने उससे बच्चा छीन करके कमरे से बाहर धकेल दिया। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इसलिए मैं कहती थी बिन बाप की बेटी को घर में बहू बना करके मत लाओ, पर कोई मेरी सुने तब ना। देखो इसके तेवर, जेठौती का हाथ पकड़ करके झटकती है, मेरी आंखों के सामने धकिया करके बाहर निकालती है। इतनी कुलच्छनी है ये। सासू माँ अब झूठे आरोप लगाने पर आ गई थी। अच्छा है जो इसके बाप इसके ये लक्षण देखने से पहले ही मर गया। आप लोग मुझे कह लीजिए उन्हें क्यों घसीट रही हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। कम से कम मेरे माँ बाप के लिए तो अब शब्द मत कहिए। उसके आंसू निकल रहे थे। 4 दिन हुए बच्चा पैदा किए, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। इतनी बदजात गंदी औरत पड़ गई मेरे पल्ले, नौटंकी दिखाती रहती है। निकल मेरे घर से, निकल अभी के अभी। तुझे तो मैं लात मार करके घर से निकालूंगी। आने दे राज को, उससे कहूंगी ले जाए इस गंदगी को। सासू माँ दहाड़ रही थी। उसने डर के मारे बच्चे को सीने से लगा करके सर झुका लिया, कान दोनों हाथों से बंद कर लिया। नहीं सुना जा रहा था, बिल्कुल नहीं। उससे कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया जा रहा था। यह किस बात के लिए सुनाया जा रहा था। उसने कौन सा अक्षम्य अपराध कर दिया था। उसके छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा जो उस बच्चे के साथ घर से लात मार करके निकाल देने की बात हो रही थी। कौन सुनेगा, किससे कहे, कहां सुनवाई होगी उसकी। यहाँ तो बिना उसकी सुने फैसले सुनाए जा रहे हैं। उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसने रहम की आशा में हाथ जोड़ दिए थे। उसे डर था वे दोनों मिल करके उससे मारपीट भी कर सकती हैं। घर के दोनों पुरुष चुपचाप इस घटना को सिर्फ घटित होते देख रहे थे। दोनों में से किसी ने भी अपनी औरतों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। कटे रखे पेट की तकलीफ, टांकों का दर्द, बच्चे को बाहर का दूध देने की बेबसी और अब यह झूठे आरोप और निम्न स्तर का व्यवहार। कहां फंस गई मैं। कैसे लोग हैं। मुझे अपने पास अपने घर बुला लो माँ। काश आप यहाँ होती तो मैं आपकी गोद में सर रख करके रो लेती। मुझसे नहीं झेला जा रहा है माँ। उसका अंतर्मन चित्कार उठा। उस रात सासू माँ उसका खाने का दलिया पटक गई थी। वह सूनी आंखों से कटोरे को देखती रही। इतने अपमान, इतनी गालियों के बाद वह कैसे उस घर का अन्न खाती। रात 10 बजे सासू माँ ने कटोरा वैसे ही रखा देखा तो मर जा भूखी, मैं भी देखती हूँ कब तक तेरे ये प्रपंच चलते हैं। कल मरती हो तो आज ही मर जा, कह करके कटोरा लेकर के चली गई। उस रात फिर उसकी बच्ची को दूध भी नहीं मिला। बच्ची भूख से बिलबिलाए जा रही थी। वह उसे सीने से चिपकाए नाकाम कोशिश करती रही उसकी भूख मिटाने की। कमरे में वह अकेली अपनी बच्ची को अकेले कमरे में लिए पड़ी रही। पूरी रात बच्ची भूख से बिलखती रही और वह अपमान से, हे भगवान प्लीज राज जी को घर भेज दो ना, मेरे पास यहाँ मेरा कोई नहीं है। वह ईश्वर से पति के घर आने की कामना किए जा रही थी। सुबह हो चुकी थी, 5 बज रहे थे। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। बच्ची रो रो करके थक करके सो चुकी थी। उसे बच्ची को देख करके फिर रोना आ गया। मेरी नहीं तो कम से कम हफ्ते भर पहले दुनिया में आए बच्चे की तो सोचते ये लोग। इसको मेरे साथ घर से बाहर निकालने की बातें करते हैं। दुख से उसका जी फटने लगा था। अचानक बाहर कुछ हलचल हुई थी। मेन गेट खुलने की आवाज के साथ ही उसे
राज की आवाज सुनाई देते, एकदम से जैसे उसके मुर्दा शरीर में जान आ गई थी। भगवान का बार बार धन्यवाद करते, वह आंसू रोक नहीं पा रही थी। बेसब्री से वह दौड़ करके राज के सीने से लग जाना चाहते थे। उसके अलावा इस वक्त यहाँ उसका और था ही कौन, लेकिन उसे कमरे से बाहर आने की इजाजत नहीं थी। वह बेताबी से राज के कमरे में आने का इंतजार करने लगी, पर यह क्या, हाल से आते समवेत स्वरों पर उसका ध्यान केंद्रित हो गया। कल जो तमाशा किया है तेरी बीबी ने, यह कैसे संस्कार हैं। ससुर जी को यह कहते देख वह जड़ हो गई। यह क्या, पापा जी भी उसी को गलत ठहरा रहे हैं। देख राज, तेरी भाभी और मम्मी तक को नहीं छोड़ा उसने। ये नहीं चलेगा इस घर में। यह जेठ जी की आवाज भी उस दरवाजे की ओर से देख रही थी। राज के चारों ओर सास ससुर जेठ जेठानी बैठे और राज चुपचाप बैठा सुन रहा था। जाने क्या क्या कहते रहे वे लोग। उसके लिए वह हताश निराश अपने बिस्तर पर आकर के बैठ गई थे। गरीब घर की लड़की का कोई नहीं, कोई भी नहीं। सिसक उठी वह। 2 घंटे बीतने को आए थे राज को आए हुए, लेकिन वह अब तक कमरे में नहीं आया था। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि यदि वे सब लोग मिल करके उसे यहाँ से निकाल दें तो छोटे से बच्चे को लेकर के वो कहाँ जाएगी, मायके भी कैसे जाएगी। उसके पास तो 10 रुपए भी नहीं है। किससे सहायता मांगे, क्या करे। क्या राज भी इन लोगों जैसे ही निकलेंगे? क्या बच्चे का भी कोई मोह उनको नहीं होगा? आखिर थके हुए कदमों से राज कमरे में आया। वह बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। रो रो करके सूज चुकी लाल नम आंखों से वह देख रही थी। राज उससे मुंह फेर करके बैठ गया और बच्ची को सहलाने लगा। उसे औरतों के तिरिया चरित्र का मतलब आज समझ आ रहा था। कितना अद्भुत टैलेंट था उसकी सास में कि उसकी एक बहुत ही छोटी सी हरकत को उन्होंने कितना बड़ा इशू बना दिया था। और तो और घर के अन्य सदस्यों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया था कि सबको वही खलनायिका नजर आ रही थी। जेठानी से लेकर के जेठ जी, ससुर जी और राज तक का ब्रेन वॉश कितनी खूबसूरती से उन्होंने कर दिया था कि इतने दिनों बाद आ करके भी राज उससे मुंह फेर करके बैठा है। आखिर उसका सब्र जवाब दे गया। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। अब क्या कहना है? कह तो चुकी कल कितना कुछ मेरे माँ बाप को, अब मैं बाकी हूँ, मुझे भी कह लो। वह दुखी स्वर में बोला, मैंने कुछ भी नहीं कहा है किसी से, मैंने कुछ नहीं किया। अपने उसी मरे हुए बाप की कसम खा करके कह रही हूँ जिसे कल यहाँ कोसा गया। क्या नहीं कहा गया? आपने उनकी तो सुन ली, मेरी कोई सुनवाई नहीं। पहली रात ही मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी ऐसी कोई बात ना करना कि मुझे मेरी माँ और तुम में से किसी एक को चुनने की नौबत आए। फिर क्यों किया ऐसा? तुमसे यह उम्मीद मैंने सपने में भी नहीं की थी। अपने बच्चे की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो खुद नहीं पता कि मम्मी जी और भाभी जी मुझसे इतना द्वेष क्यों रखती हैं। आपको अब भी यकीन नहीं है मुझ पर? बच्चे की कसम खाने की जरूरत नहीं है। इतनी ही अच्छी होती तो कल मम्मी पर चिल्लाई क्यों? वो नौकर है क्या तुम्हारी? एक बुजुर्ग महिला तुम्हारा खाना लेकर के आ रही है और तुम खाने की थाली फेंक करके यह कहती हो कि 10 मिनट लेट क्यों लाई खाना? दूध का ग्लास लाई रात में तो तुमने वो भी बाहर फेंक दिया। हराम का आ रहा है क्या दूध? इतनी बदतमीजी करने के बाद, मेरी माँ का अपमान करने के बाद तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा? तो यह गलत फहमी जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो उतना अच्छा रहेगा, समझी? प्यार जरूर है तुमसे, पर अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त कर लूं इतना बेगैरत नहीं हूँ। अपनी माँ के घर जाना चाहती हो तो सामान बांध लो अपना। यहाँ रहना है तो मेरी माँ का सम्मान करना पड़ेगा। राज क्या पूरा हो गया? अभी कहाँ पूरा हुआ? बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला। वह फटी फटी आंखों से राज को देख रही थी। आपकी माँ या आपके किसी भी घर के सदस्य से मैंने अगर कुछ भी उल्टा कहा हो तो ईश्वर मुझे अगली सांस ना दे। मैं और कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अपनी बेबसी से वह चीख चीख करके रो लेना चाहते थे, पर उसकी चीखें घुट करके रह गई थी। कमरे में लंबे समय तक खामोशी छाई रही। राज शून्य में घूर रहा था। तभी जेठानी आई। राज भैया, आपका नाश्ता, पोहे की प्लेट। उन्होंने राज को पकड़ाई, उसे घूरा और चली गई। वह घुटने से सर नीचे किए बैठी थी
किसी का स्पर्श उसे सर पर महसूस हुआ तो उसने सर उठाया। राज उसके सर पर हाथ फेर करके पूछ रहा था, तुमने नाश्ता किया? भरी आंखों से उसने राज को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने घुटनों से सर घुसा लिया। उसकी सिसकियां गूंजने लगी। राज ने उसे सीने से चिपका लिया था। जो हुआ सो हुआ, उठो नाश्ता कर लो। उसने इनकार में सर हिला दिया। तुम नहीं खाओगी तो बच्ची को दूध कैसे मिलेगा? मम्मी बता रही थी कल पूरी रात बच्ची रोती रही। मैं यहाँ का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। मर जाने दीजिए मुझे। यहाँ ना मेरी जरूरत है ना मेरी बेटी की। चुप करो, गलती भी खुद करो और फिर बेकार की जिद भी खुद करो। उठो खाओ इसे। जहां मेरी कोई सुनवानी नहीं, कसम खाती हूं मैं ऐसे ही प्राण त्याग दूंगी। जाइए आप भी। आज पता चल गया मेरा यहाँ कोई नहीं है। मायके नहीं जाऊंगी मैं, सीधा शमशान ही ले जाइएगा। और सुनिए, क्रियाकर्म के लिए पैसे मेरी माँ ने जो जेवर दिए हैं उनको बेच करके कर लीजिएगा। यहाँ का एक भी पैसा मेरी मैयत में मत लगाइएगा, वरना मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगी। दुख एक ही बात का रहेगा, अपनी बच्ची की जान। दुख एक ही बात का रहेगा, अपनी बच्ची की जान मैं अपने हाथों से ले नहीं सकती और यहाँ छोड़ भी नहीं सकती। जो मेरे ना हुए मेरी बच्ची के कैसे होंगे? कल मुझे बच्चे सहित लात मार करके घर से निकालने की बात कही गई थी। निकाल दीजिए, मेरा है ही कौन? हाथ जोड़ दिए उसने। राज चुपचाप सर झुकाए बैठा था। तभी बच्ची कुनमुनाई और उसने रोना शुरू कर दिया। उसने झपट करके बच्ची को उठाया और सीने से लगा करके चुप कराने की कोशिश करने लगी। फिर भीगे स्वर में बोली, इसके लिए दूध ला दीजिए। कल शाम से इसे दूध नहीं मिला है। क्यों? इसे दूध क्यों नहीं दिया? जिद तो तुम्हारी है खाना ना खाने की। इसे क्यों भूखा मार रही हो? मैं किचन में जा नहीं सकती और कल जो हुआ उसके बाद कैसे दूध मांगती? क्या यह बच्ची उनकी कुछ नहीं लगती है? रात भर या भूख से रोती रही और पूरा घर खा पी करके सोता रहा। वह फिर सुबह पड़ी। राज फौरन उठा और किचन में आया। सासू माँ किचन में ही थी। मम्मी, छुटकी के लिए दूध दे दो। दूध? बच्ची के लिए दूध तो मैंने आज लिया ही नहीं। क्यों? दूध क्यों नहीं लिया? तेरी बीबी कल से खाना नहीं खा रही है तो हमें लगा दूध भी क्यों पिलाएगी बच्चे को। मैं क्यों पैसे खराब करूं उसके पीछे? जो बचा था वो मैंने चाय में डाल दिया, पर बच्ची दूध तो पिएगी ना। हाँ तो ले आ जा करके। मुझे क्यों सुना रहा है? कान भर दिए दिखे हैं तेरे। सासू माँ की त्योरियां फिर चढ़ गई। राज चुपचाप निकला और कोई 15 मिनट में दूध ले करके आया और गर्म करके बोतल में ले जा करके कमरे में पहुंचा। बच्ची अभी तक रोए जा रही थी। बोतल मुंह से लगाते ही बच्ची एकदम शांत हो गई। वह जल्दी जल्दी दूध गटकने लगी। उसे यूं दूध पीते देख करके राज का मन भर आया। उसने बच्ची को प्यार से चूमा। वह फिर किचन में आया। मम्मी, जानवी का नाश्ता भी दे दो, मेरे साथ ही खा लेगी। ओहो, तो महारानी जी ने अनशन त्याग दिया। पति को दिखाने भर की नौटंकी थी। चक्र मुस्कुराहट से सासू माँ ने कटाक्ष किया था। राज उनसे बाहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसको चुपचाप खड़ा देख करके सासू माँ फिर बोली, कल से खा नहीं रही थी तो हमने बनाया भी नहीं उसके लिए। तू आ गया इसलिए तेरे लिए नाश्ता बन गया है। यहाँ कोई नौकर नहीं बैठे हैं उसके बाप के जो जब आर्डर हो तब नाश्ता बनाएं। वह चुपचाप कमरे में आया, अपनी प्लेट उठाई और उसके पास बैठ गया। चम्मच में पोहा ले करके चम्मच उसके मुंह के पास ले जा करके बोला, खाओ, तुम्हें मेरी कसम है वरना मैं भी भूखा ही रहूंगा। दिन के 11 बज रहे हैं। भूख उसे कस करके लगी थी पर घायल आत्मसम्मान उसे इजाजत नहीं दे रहा था कि वह कुछ खाए। लेकिन राज के मनुहार ने उसे पिघला दिया। छलकती आंखें पोंछ उसने खाना शुरू किया। नाश्ते के बाद राज के ही आग्रह पर वह कमरे से बाहर आई थी। इतनी सर्दी है, बच्चे को लेकर के कुछ देर लान में धूप में बैठो, अच्छा लगेगा। दोनों धूप में बैठ गए। राज एकदम उसके पीले पड़े चेहरे को निहार रहा था। घर के माहौल को लेकर के वह बहुत ऊहापोह की स्थिति में था। वह हफ्तों घर से बाहर रहता है और पीछे से उसकी नवप्रसूता पत्नी और नवजात को अगर नाश्ता, दूध, भोजन तक ढंग से नहीं मिले तो कैसे चल पाएगा। उस पर घोर मानसिक क्लेश। वह अपनी भाभी को स्वभाव तो शुरू से ही जानता था। तिल का ताड़ बनाना और बेवजह झगड़ा करना उनकी फितरत थी।
इसलिए वह इशारों में जानवी को उनसे दूरी बनाए रखने को कहता रहता था। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, वह जब भी घर आता मम्मी उससे बड़ी बहू की बुराई लेकर के बैठ जाती। बार बार यही कहती, तू ऐसी बिगड़ैल मत ले आना, मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। जानवी के स्वभाव को देख करके वह निश्चिंत था कि कम से कम उससे उसकी माँ को कोई शिकायत नहीं होगी। वह एक कम बोलने वाली, षड्यंत्रों से दूर, सीधे स्वभाव की लड़की थी। लेकिन आज वह हैरान था। आज उसकी पत्नी को ही कटघरे में खड़ा किया गया था, वो भी इस नाजुक समय में, जबकि उसे घर वालों के प्रेम और सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। उसे अपराधिनी घोषित किया जा रहा था। अपनी बच्ची को देखते हुए उसने मन ही मन फैसला ले लिया था, मेरे साथ चलोगी? उसने चौंक करके राज की ओर देखा। आपके साथ? हाँ चलूंगी, अभी तो टांके भी नहीं खुले हैं मेरे। अरे आज 10 दिन पूरे हो रहे हैं ना, आज टांके खुलना है तुम्हारे, फिर कल ही अपने साथ ले जाऊंगा। इतने छोटे बच्चे के साथ 5-6 घंटे का सफर सेफ रहेगा। चूंकि वह पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लेक्स ग्रस्त थी, अतः बच्चे को लेकर के वैसे ही बहुत सोचती और उदास रहते थे। कल ही डॉक्टर से बात कर लूंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी वहाँ। कम से कम खाना पीना तो ठीक से लोगी, मैं भोजन के लिए बाई लगा दूंगा। उसका मन बहुत भारी हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। बोलो चलोगी? उसने हाँ में सिर हिला दिया था। दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जब से वे लान में बैठे हैं उन पर बराबर आंख कान रखे जा रहे हैं। जेठानी जो इन मामलों में काफी तेज थी, कान लगा करके अब तक सब सुन चुकी थी और फौरन सारी सूचना सासू मां तक प्रसारित भी कर चुकी थी। दोनों जाने का प्लान बना रहे हैं। यह सुन करके सासू मां का मन तो हो रहा था कि उस कल की आई लड़की का झोंटा पकड़ करके अभी घर से बाहर निकाल दें। कैसे उसने उसके बेटे पर काला जादू कर दिया था कि उनका श्रवण कुमार, जो हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, आज अपनी बीबी के पक्ष में खड़ा हो रहा है। यह तो सरासर उनके वर्चस्व को चुनौती देने वाली बात थी। कल की आई छोकरी की इतनी हिम्मत, वह उनसे उनका बेटा छीनने चली है। पहले ही एक कम थी, जो यह दूसरी खड़ी हो गई है। वह हाथ से निकलती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चिंतन करने बैठ गई। साम दाम दंड भेद, चाहे जिसका सहारा लेना पड़े, वह उस गंवार लड़की को जीतने नहीं देगी, हरगिज नहीं। बच्ची सो गई थी तो वह और राज कमरे में आ गए थे। उसने बच्ची को सुला दिया। 8 टांके कटने थे। वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। बच्ची को भी अपने साथ ले लिया था। यहाँ उसे छोड़ने का उसका जरा भी मन नहीं था। टांके अच्छे से निकल गए थे। डॉक्टर ने ड्रेसिंग और सफाई के निर्देश दे दिए थे। अब वे लोग पीडियाट्रिशियन के पास पहुंचे ताकि सफर के लिए उनकी सलाह भी ले सकें। इतनी उदास क्यों रहती हो? बच्ची हुई है इसलिए? बच्चों की डॉक्टर बेटी का चेकअप करते हुए उससे पूछ बैठे। नहीं तो वह सकपका करके बोली, बच्चे को बाहर का दूध दे रही हो, देखो इसका पेट कड़क हो रहा है। जी मुझे होता नहीं इतना। उसकी आंख में आंसू आ गए। डॉक्टर अनुभवी महिला थी। उसने प्यार से पूछा, टेंशन है कोई? मायके में हो या ससुराल में? ससुराल में। डॉक्टर ने तुरंत राज की ओर मुड़ करके कहा, वाइफ को कुछ महीनों के लिए उसके मायके छोड़ दीजिए। ससुराल तो ससुराल ही होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है। जी हम यही पूछने आए थे कि बच्चे के साथ सफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? राज ने पूछा। इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी पत्नी का मानसिक और शारीरिक आराम है। सफर में ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं है, इसलिए आराम से जाइए। टांके आज ही खुले हैं, थोड़ा एहतियात रखिएगा और ये ख्याल रहे कि कम से कम 6 महीने अंदर से टाके भरने में लगते हैं। तब तक इन्हें किसी भी तरह का भारी काम ना करने दें। फिर उसकी ओर देख करके डॉक्टर बोली, फालतू टेंशन लोगी तो असर बच्चे पर पड़ेगा, अपने आप को खुश रखो, ठीक है ना? उसने हाँ में सिर हिला दिया। बाकी सब ठीक है, ले जाइए जाइए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वे दोनों घर आए। राज कमरे में आकर के सामान समेटने में उसकी मदद करने लगा। सब पैक कर लो, हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे। पता नहीं
क्यों उसका मन भारी हुआ जा रहा था। वह इस तरह चली जाएगी तो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब क्या कहेंगे। उधर भी सब पूछेंगे कि जल्दी कैसे आ गई, सबको क्या जवाब दूंगी, क्या बहाना बनाऊंगी। यह भी तय था कि उनके इस प्रकार चले जाने से इस घर से उसके साथ साथ राज के भी संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। उसके बच्चे से दादी, दादा, ताई, ताऊ, बहन सबका साथ छूट जाएगा। उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, कभी भी नहीं। क्या सोच रही हो? राज बच्चे के कपड़े बैग में रखता हुआ बोला। इस तरह जाना अच्छा नहीं लग रहा है, उसने मरियल आवाज में कहा। क्या करें, मजबूर भी तो हमारे अपनों ने किया है। मुझे भी कौन सा अच्छा लग रहा है, पर कोई डिसीजन तो लेना ही था। आप एक बार पापा से बात करिए ना, मुझे लगता है वह समझेंगे हमारी बात। क्या पता सब ठीक हो जाए। ना जाने क्यों अब भी उसका भरोसा ससुर जी से डिगा नहीं था। अब भी वो उसके लिए उम्मीद की किरण थे, भले ही छीण सी सही। पापा भी मम्मी के सुर से सुर मिला रहे थे। आज सुना तो तुमने भी होगा, क्या उम्मीद करूं। देखिए, पापा जी और भैया उतना ही जानते हैं जितना उन्हें घर की औरतों द्वारा बताया जाता है। मम्मी जी और भाभी ने जैसा प्रेजेंट किया है वे उसी को सच समझ बैठे हैं। आप एक बार पूरी बात उनके सामने रखिए ना। मुझे लगता है पापा जी जरूर इसका हल निकाल लेंगे, वरना मेरे दिल पर जो बोझ है मैं सह नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पापा मम्मी के बिना कोई बात नहीं करते। प्लीज एक बार मेरी खातिर बात कीजिए ना। जब सब दोपहर में सोने जाएंगे तब अकेले में उनसे बात कीजिएगा। मुझे पक्का भरोसा है कोई हल जरूर निकालेंगे। ठीक है, पर मुझे उम्मीद नहीं है। दोपहर 3 बजे के आसपास पापा को अकेला टीवी देखते हुए पा करके राज उनके पास चला आया और बहुत सावधानी से उसने बात रखनी शुरू की। वह मुतमईन थी कि कम से कम ससुर जी उसकी सच्चाई समझेंगे और सासू माँ और भाभी को पाबंद करेंगे कि आगे से वे कोई दुर्व्यवहार छोटी बहू के साथ ना करें। इस समय सासू माँ कहीं और बिजी हैं, सो राज खुल करके ससुर जी से बात कर पाएगा। 10 मिनट नहीं बीते थे कि उसने सासू माँ को ससुर जी के कमरे में प्रवेश करते देखा और फिर अब तक जो वार्तालाप शांति से चुपचाप चल रहा था वो अचानक ही तेज और एक तरफा चलने लगा। सासू माँ की तीखी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। इसे सुन करके जेठानी और जेठ जी भी वहीं पहुंच आए थे। अब कई आवाजें एक साथ आ रही थी, शोर से कुछ स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा था। वह एक बार फिर उसका दिल बैठ गया। छोटी बहू, मालिश करा लो। मालिश करने वाली बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने कमरे से ही उसे मना करते हुए कल आने को कहा, पर मालिश वाली को शायद कुछ बात करनी थी या शोर के प्रति जिज्ञासा थे। वह वहीं एक कोने में खड़ी हो गई। इतने में जेठानी बाहर निकली थी, कमरे में आकर के बोली, चलो तुम्हें बुलाया जा रहा है। भय से उसकी घिघी बंध गई थी, जाने अब क्या होने वाला है, उसे क्यों बुलाया गया। चलो, जेठानी हड़काते हुए बोले। उसने चुपचाप बच्ची को गोद में लिया और मरे कदमों से वहां पहुंची जहां सब बैठे थे। वह दरवाजे के पास ही सहारा लेकर के बैठ गई थी। सब उसे ही घूर रहे थे। राज चुपचाप बैठा था। कमरे में सिर्फ सासू माँ की आवाज गूंज रही थी। ये नीच लड़की जिसका खानदान ही नीच है, वे उंगली से उसकी ओर इशारा कर रही थे। ये जब से यहाँ आई है सर पे नचा रही है। ना बड़ों का लिहाज है, ना छोटों की शर्म है। इसकी इतनी हिम्मत की जेठानी का हाथ पकड़ करके धकिया करके कमरे से बाहर निकाले। पूछ इससे कैसे हिम्मत हुई इस चुड़ैल की। राज ने उसकी ओर देखा। बोलो जानवी, मम्मी क्या कह रही हैं। वह अपने ईश्वर को मना रही थी, भीतर की सारी शक्ति संचित कर रही थी, फिर भी उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस समय वह अपने आप को नितांत अपरिचित लोगों के बीच फंसा हुआ असहाय महसूस कर रही थी। उसकी स्थिति कदाचित कसाईयों से घिरे मेमने की भांति थी, लेकिन वह जानती थी कि यदि आज भी वह अपने भीरूपन से बाहर नहीं आई तो ये लोग उसे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए सासू माँ के झूठे आरोपों का खंडन उसे करना ही होगा। आखिर उसके मुंह से बोल फूट ही पड़े। मैंने कब बाहर निकाला, मैंने बस अपनी बच्ची को गोद में लिया था, क्योंकि वो भतीजी जुखाम की वजह से बहुत छींक रही थी। मुझे बस इन्फेक्शन की चिंता थी, मैंने उसे नहीं निकाला। मम्मी जी वहीं बैठी थी, मैं नहीं जानती थी कि वो क्यों झूठ बोल रही हैं। इतना कहने के लिए
उसे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी थी ये वो नहीं जानती थी। आय हाय, ये देखो इस उल्टा के लक्षण, ये मुझे झूठा कह रही है। यही सिखाया इसकी माँ ने, भिखारियों की औलाद से और कोई उम्मीद भी क्या है। इसका बाप ये सब देखता तो वैसे ही मर जाता। अच्छा है जो वो पहले ही अब नहीं सुना गया उससे। उसका दिमाग फट रहा था। उसे इस समय अपने सर से तेज आग जलती महसूस हो रही थी। आखिर इतने महीनों का संचित लावा आज बाहर आने को उद्यत हो उठा था। बस कीजिए, मेरे माँ बाप को कोसना बंद कीजिए। उन्होंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो हर समय उन्हें अपशब्द कहती हैं। आप कहते कहते वह रो पड़ी थी। उसकी हिचकियां बंध गई थी। मैं अपने बच्चे की कसम खा करके कहती हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा आप कह रही हैं। आप भी कसम खा करके कहिए कि जो आप कह रही हैं सच कह रही हैं। वह आखिर बोल ही गई। हाय राम, देख लो राज, तेरी बीबी के लक्षण तेरी माँ को झूठा साबित कर दिया। हाय, इसी दिन के लिए इस छिनाल को लाई थी मैं बहू बना करके। वे अपना सर झटकने लगे थे। जेठानी तुरंत सास की तरफ लपकी। मम्मी आप कुछ मत कहिए, मुझे सब पता है। इसकी चालें, नीच औरत है, ये सब समझ रही है। सास को उम्मीद नहीं थी कि सबके सामने वह इस तरह से मुंह खोल देगी। कसम वाली बात आते ही उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया था। खाइए ना कसम, बिना बात पर मुझ पर आरोप लगाए जा रही हैं। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने। सासू माँ को कमजोर पड़ते देख करके अब जेठानी ने मोर्चा संभाल लिया। तू मेरी बेटी से जलती है, हर समय उसको टोकती रहती है। मैं अंधी बहरी हूं क्या। पर आज वह भी मुंह खोल चुकी थी। भाभी कभी टोका भी है तो उसके अच्छे के लिए टोका है। धूप में नंगे पैर घूमती है तो चप्पल पहनने के लिए टोका है। सर्दी में स्वेटर पहनने के लिए टोका है। अपना बच्चा समझ करके टोका है। नहीं पता था आप इसका भी ईसू बनाएंगे। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। नीच, तू क्या उसे अपना बच्चा समझेगी। तू तो उस पर जब तब मौका पा करके हाथ उठाती है, उसको नोचती खसोटती है। बच्चे ने खुद बताया मुझे, बेचारी भतीजी डरती है तेरे कमरे में आने से, तू धमकाती है उसे। क्या बच्चा क्या झूठ बोलेगा। इतने गंदे और झूठे इल्जाम सुन करके उससे रहा नहीं गया। मम्मी जी क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। किसी का दिल इतना भी मत दुखाइए कि उसके दिल से हाय निकल ले। उसके रोने पड़ने से माहौल फिर उसकी ओर झुकने लगा था। यह देख करके अब सासू माँ के पास अपना तुरुप का इक्का चलने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। हाय हाय, सासू माँ अपने दिल पर हाथ रखते हुए कलपने लगी। देखते ही देखते हुए अचानक से बुक्का फाड़ करके रोने लगी। यह देख करके वह एकाएक चुप हो गई। उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके चुप होते ही सासू माँ ने चेकमेट करते हुए पूरा माहौल अपनी ओर कर लिया। इस बुढ़ापे में यही देखना बचा था कि कल की आई लड़की गंदे इल्जाम मुझ पर लगाए। मुझे हाय लगा रही है। इसको तो मैं बहू बना करके लाई थी। ना स्टेटस देखा, ना खानदान देखा, और देखो इसने क्या किया, मुझे झूठा साबित कर दिया। करेगी ही, अपनी डिलीवरी करा ली। अब इसे मेरी क्या जरूरत है। अब चली जा, लात मार करके मेरे सीने पे ले जा अपने पति को भी साथ। मेरा बेटा छीन लिया, मेरा गुरूर छीन लिया। और सुन राज, तूने अपनी बीबी के साथ मिलके इस्तेमाल किया अपनी बूढ़ी माँ को। भगवान सब देख रहा है, सब देख रहा है। कह करके वे कलप कलप करके रोने का नाटक करने लगी। उनको यूं रोता देख करके राज के चेहरे पर बेहद ग्लानि और पश्चाताप के भाव उभर आए। मम्मी आप ऐसे तो ना कहो, दूर हट, चल जा तू भी उसे साथ लेकर के। बीबी आ गई है ना, बच्चा हो गया, अब माँ बाप की क्या जरूरत है। फिर उसकी ओर देख करके चीखी, इस नीच लड़की ने मेरा घर बांट दिया। अरे भुगतेगी तू, नरक में सड़ेगी। तू मुझे क्यों हाय देगी, तुझे हाय लगेगी एक बूढ़ी माँ की। सुन ले कान खोल करके, अगर मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया हो तो ये ससुर जी मर जाएं और मैं भुगतूं, और अगर तूने गलत किया है तो तेरा पति मर जाए और तू भुगते। ये मेरी आत्मा की हाय है तुझ पर। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। यह क्या कह दिया था उसकी सास ने। छी, कोप कितना भी चरम पर क्यों ना हो, ऐसे कौन बोलता है।
पर अपने पति और बेटों की निगाह में अपने आप को सच साबित करने की जिद में सासू मां ने शब्दों के संयम की सभी सीमाएं पार कर ली थी। उसको किसी भी तरह झुकाने की जिद इतनी हावी हो चुकी थी कि वे कुछ भी अनर्गल प्रलाप किए जा रही थी। कोई और समय होता तो वह शायद इतना सुन करके भय से ही कांप करके मर जाती, पर आज उसकी आंखों में शर्म का पानी मर चुका था। इतना अपमान उसका हो चुका था कि अब कुछ बचा नहीं था। एक विद्रूप मुस्कुराहट उसके चेहरे पर क्षणांश के लिए चमकी और फिर विलुप्त हो गई। ठीक है, अब भगवान ही देखें। उसने बच्चे को गोद में ले लिया और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही क्षोभ और घोर अपमान में वह स्थिर ना रह सकी, बिस्तर पर ढह गई। मुंह में साड़ी का पल्लू ठूंस करके उसकी रुलाई की आवाज रुकने का असफल प्रयास कर रही थी। राज भी वहां से उठ रहा था, तब सासू मां फिर गरजी, अगर इस घर से तुम लोग गए तो सुन लो, मेरी लाश पर पैर रख करके जाओगे, और नहीं गए तो अब ये लड़की इस घर में तभी रह पाएगी जब या मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़ करके माफी मांगेगी, वरना दफा कर इसे इसकी मां के घर। इस घोषणा के बाद फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। जेठानी तो जेठ जी के साथ इस भयंकर त्रासद माहौल से बचने के लिए पीछे के दरवाजे से चुपचाप अपने लोकल मायके खिसक चुकी थी। राज चुपचाप कमरे में आकर के हाथों में सिर झुकाए बैठ गया। क्या चाह रहा था और क्या हो गया, इसलिए मैं पापा से बात नहीं करना चाहता था। मुझे पता था वो मम्मी के बिना कोई बात करेंगे ही नहीं। अच्छी खासी बात हो रही थी, मम्मी ने आकर के तूफान खड़ा कर दिया। कहाँ की बात बढ़ा करके कहाँ ले आई। मुझे यह तो पता था कि मेरी माँ बहुत रूड हैं, पर वो इतना झूठ भी बोल सकती हैं, यह आज पता चला। वह आंसू पोंछ चुपचाप उठा और अपने सूटकेस में से अपने कपड़े रखने लगा। क्या कर रही हो? शाम की ट्रेन में बैठा दीजिएगा, मैं चली जाऊंगी तो यह झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। और वहां सबसे क्या कहोगी? जो है वही कहूंगी, और क्या कहूंगी। रात दिन जो जलालत यहाँ मिल रही है, कम से कम उससे तो बची रहूंगी। मुझे छोड़ करके जाने की बात कर रही हो, एक बार नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे और छुटकी यानी बच्ची के बिना। मेरी माँ ने तो आज मुझे पराया कर दिया, अब तुम भी छोड़ करके जाओ अकेला। जाने की कह करके मेरे साथ तुम भी वही कर रही हो जो इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया। उसने देखा गहरे विषाद से राज की आंखें गीली थी। कितनी पीड़ा थी उन शब्दों में। वह राज के पास आ बैठी, उसके कंधे पर सर रख दिया था। मैं आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहती, पर चारा क्या है मेरे पास। आप क्या चाहते हैं, क्या करूं मैं? आप मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, आपको यकीन नहीं है? अगर प्यार करती हो तो मेरी खातिर, इस बच्चे की खातिर तुम मम्मी पापा से माफी मांग लो प्लीज। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। माफी किस बात के लिए? जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जानवी, बात छोटे बड़े होने की नहीं है, बात सही और गलत की है। आप बता दें कि मेरी गलती कहाँ है। मैं वादा करती हूँ नाक रगड़ करके माफी मांग लूंगी। तुम्हें मुझसे ज्यादा अपना ईगो प्यारा है, इस बच्चे से भी ज्यादा अपना अहम प्यारा है। मम्मी नहीं झुकेंगी, तुम्हें झुकना पड़ेगा हमारी खुशियों के लिए। प्लीज मान जाओ। इंसान कितना भी मजबूत बने, रिश्तों में अक्सर उसे हारना पड़ता है। वह जानती है आज वह झुकी तो फिर कभी उसे उठने नहीं दिया जाएगा। पर वह राज को दुखी नहीं देख सकती थी। अपने बच्चे से वे तमाम रिश्ते छीनना नहीं चाहती थी जिन रिश्तों के लिए वह स्वयं उम्र भर तरसती रही। ईगो क्या रखेगी वो? उसका तो आत्मसम्मान भी कहाँ बचा था। उससे अच्छी तो घर की बाइयां हैं जो अपने अधिकारों के विरुद्ध या अपने मन के विपरीत कुछ होते ही फट से मुंह पर ही खरी खोटी सुना देती हैं। उसकी स्थिति तो उनसे भी गई गुजरी हुई है, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। राज का सर झुकाए देख आखिर उसने अपना मन बना लिया था। आज वह स्वयं को कितना असहाय महसूस कर रही थी। मान सम्मान तो पहले ही नहीं था, आज आत्मसम्मान दांव पर लग गया था। राज उसका हाथ पकड़ करके बाहर लान में लेकर के आया जहां सास ससुर जी बैठे थे। शायद आज ही घटना पर मंथन कर रहे थे। वह अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी।
पैरों को पकड़ करके उसने रोते हुए माफी मांगी थी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पापा जी माफ कर दीजिए। वे दोनों उसे रोता हुआ देख रहे थे। ससुर जी धीरे से बोले, गलती इंसान से ही होती है, बात खत्म करिए अब। लेकिन सासू माँ ने कठोर लहजे में राज से कहा, उठा इसे ले जा अंदर और समझा देना, आइंदा ऐसी गलती या हरकत की तो माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। राज उसे उठा करके कमरे में ले आया था। वह अब चुप थी, बिल्कुल चुप। राज की बात का जवाब तक देने की उसकी इच्छा नहीं थी। मुझे कल वापस जाना है, सुबह ही निकल जाऊंगा, मुझे यहाँ अकेले छोड़ करके मत जाइए, मैं नहीं रह पाऊंगी, प्लीज रुक जाइए। आप क्यों नहीं रह सकते यहाँ, कुछ दिन रुक जाइए, भगवान के लिए मैं मजबूर हूँ, समझा करो। जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरी, अब बच्चे को भी देखना है, काम तो करना ही होगा ना। हफ्ते भर की बात है, शनिवार रात आ जाऊंगा, सोमवार सुबह निकल जाया करूंगा, अभी फिलहाल ऐसे ही चलाना पड़ेगा। राज की यह बात सुन करके तो उसे लगा कि राज उसे काले पानी की सजा सुना करके जा रहा है। वह अब अकेले यहाँ रहने के नाम पर से ही डरने लगे थे। पर उसके हाथ में क्या था, उसके कुछ चाहने ना चाहने से भी क्या होने वाला था। वह फिर कुछ ना बोली। उस रात राज ने उसी के कमरे में सोने की इच्छा जताई तो सास ने फिर हंगामा किया, अभी 2.5 महीने और परहेज रखना ही चाहिए। ऐसा भी क्या मरा जा रहा है बीबी के लिए, दोनों को चैन नहीं है, परहेज रखा ही है। ये सिर्फ उसके मेंटल सपोर्ट के लिए ऐसा करना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं, कल चला ही जाऊंगा। राज का मूड उखड़ता देख वे चुप लगा रही थी और उस कमरे में सोने की इजाजत दे दी। वह चाहती थी कि ये रात खत्म ही ना हो, राज उसके पास ही रहे, ना सुबह हो ना राज उसे और बच्ची को छोड़ करके जाए। पर सिर्फ चाहने भर से कहाँ कुछ होता है। रात सुबह वापस निकल गया और वो रह गई फिर अकेली, फिर डरती कांपती। 32 दांतों के बीच जैसे जिह्वा रहती है, ठीक वैसे ही अब उसने किसी से भी कुछ भी कहना बंद कर दिया था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।